हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के टर्म 2 के साइंस के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि बोहर मॉडल का स्केच बनाना था और इसमें 3 कक्षाओं को यानी कि 3 शेल्स को रिप्रेजेंट करना था। तो बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसका नाम के, एल, एम या फिर n इज इक्वल टू 1, इसको n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 3। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें नाइट्रोजन गैस और सोडियम इन दोनों के सिंबल लिखने हैं। तो नाइट्रोजन गैस का सिंबल होता है N2 और सोडियम का सिंबल होता है Na। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? मुक्त पतन क्या होता है? तो इसकी एक लाइन की डेफिनेशन आपको लिखनी थी कि जब भी कोई चीज़ सिर्फ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स के अफेक्ट में ही गिर रही है, उस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसको हम मुक्त पतन कहते हैं। जब वस्तु गति कर रही है सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति क्या है। तो शक्ति क्या है, देखो, रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, कार्य बटे समय, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, और हिंदी में कार्य को करने की दर को हम पावर यानी कि शक्ति कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट वाट है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से है एक्वायर्ड, आई से है इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, और एस से है सिंड्रोम। बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? ये टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस। इम्यूनाइजेशन यानी कि प्रतिरक्षीकरण क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम को आगे आने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचाने के लिए वैक्सीन लगाते हैं। और वैक्सीन में क्या करते हैं, जो भी जिस भी बीमारी से हमें बचना होता है, जैसे एग्जांपल कि हमें पोलियो के वायरस से बचना है, तो इम्यूनाइजेशन में क्या करेंगे, पोलियो का वायरस इनएक्टिव फॉर्म में शरीर में डाला जाता है ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको एक बार समझ ले, पहचान ले कि इस वायरस से कैसे लड़ना है, ताकि जब रियल वाला वायरस अटैक करे तो उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से लड़ सके। आइसोबार्स क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल, आइसोबार्स क्या होते हैं? देखिए, आइसोबार्स का मतलब है, इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। कैल्शियम और ये आर्गन, ये 20 और ये 40, ये 18 और ये 20, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा। तो आइसोबार्स किन्हें कहते हैं? जिनका मास नंबर, ये देखिए, द्रव्यमान संख्या सेम होगी लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर अलग होगी, उसे हम आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया था कि Z इज इक्वल टू 3 है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसका नाम बताओ। और Na+ के कंप्लीटली K और L भरे होंगे, बताना है इसको। तो पहले Z की वैल्यू 3 है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 और 1, तो इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा ताकि इसका लास्ट वाला पूरा हो जाए। दूसरे पार्ट में पूछा गया था Na+ का मतलब हो गया कि सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं 11, 2 8 1, प्लस का मतलब अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, ये हटा दीजिए। तो अब इसके पास 2 बचे और 8 बचे। पहली शेल, पहला कोश K और दूसरा L, तो K भी पूरा भरा हुआ है 2 से, L भी पूरा 8 से भरा हुआ है। तो यही हमें लिखना था कि Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद K और L 2 शेल्स, 2 कक्ष बचते हैं और वो भी पूरे पूरे फुल। एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन बतानी है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट में आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर्स की तरह यूज़ होते हैं। ये भी आपको चैप्टर 4 में मिलेगा और चैप्टर 4 में बिल्कुल एंड पेज पे। इसके और में क्वेश्चन है, लगेज है 15 kg का सामान है, उसको 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड उठाना है, वर्क डन निकालना है।
तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लगाएंगे 15 kg इंटू जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1.5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूरा आपकी बुक में दिया हुआ है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। इसी की वजह से हम धरती पर बने रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते हैं। चांद धरती की तरफ चक्कर इसीलिए काट पाता है। टाइड्स जो बनती हैं वो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से होता है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस, ये भी आपको डायरेक्टली बुक में मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन में निकालना था मोल। तो मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास, जो भी सवाल में दिया होता है उसकी वैल्यू ऊपर, और ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 16 × 2 32 ग्राम, वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, आपको मोल मिल जाएगा। ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। तो ऑक्सीजन के एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, इसीलिए 8 + 8 16, और ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। तो ये हो गया मोलर मास। तो कोई भी सवाल होगा, ऊपर क्या आएगी, जो वैल्यू सवाल में दी होती है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन 20 ग्राम वाटर है, तो 20 ग्राम ऊपर आ जाएगा। वाटर का मोलर मास H2O है, H का होता है 1, ये 2 मल्टीप्लाई और O का 16, तो 1 2 जा 2 + 16 18 आ जाएगा, 18 ग्राम। इसको सोल्व कर देंगे, आपके पास मोल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें पोषण युक्त यानी कि नरिशिंग फूड क्यों खाना चाहिए। क्योंकि हम बीमार हैं तो हमारी बॉडी को नरिशमेंट की ज़रूरत है, अच्छे से बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी जो है बीमारी से लड़ पाएगी, इसलिए हमें ब्लेंड और नरिशिंग फूड की ज़रूरत है। अगले में पूछा गया है कि इन्फेक्शियस डिसीज़ कैसे फैल सकता है। इन्फेक्शियस डिसीज़ वो है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, तो वो कैसे फैल सकता है। तो छूने से, या अगर हम छींकते हैं तो हमारी जो नाक या मुंह से निकली हुई ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे आसपास रहेंगी, कोई उनको इनहेल करेगा तो उस तक भी ये पहुंच सकती हैं। तो ये सब आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है कि एक कार है और वो ग्राउंड में गिरती है और टाइम लगाती है 0.5 सेकेंड। जी की वैल्यू दे रखी है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे आप, v = u + gt। u की वैल्यू 0 भर देंगे, g की वैल्यू 10 मीटर सेकेंड की पावर -2 और t की वैल्यू 0.5 सेकेंड। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाएगी, पहले वाली स्पीड 0, बाद में जो आपकी वैल्यू आई है वो वाली वैल्यू, तो बाद में आपकी वैल्यू आई थिंक आएगी 5 मीटर पर सेकेंड, और पहले कितनी थी 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज निकालने के लिए पहली वाली डिवाइड बाय बाद वाली, सॉरी पहली वाली वैल्यू स्पीड की और बाद वाली दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद हाइट निकालनी है। हाइट के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ at²। u 0 था इसलिए ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ½ gt², ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। ½ g की वैल्यू 10 भरेंगे और t की वैल्यू 0.5 सेकेंड दे रखी है वो भर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो ½ यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड की पावर -2 और t की वैल्यू 0.5 सेकेंड का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम और ये क्लोराइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस कर देंगे इसको हम। Mg1 लिखते नहीं हम, तो 1 नहीं लगाएंगे हम, Cl2। तो वैलेंसी लिख के बस क्रॉस कर देना है। अगले में हमें बताना है कि रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के आसपास गोल गोल घूमते रहते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो एक्सेलरेट होंगे, त्वरित होंगे, जिसकी वजह से उनमें से एनर्जी निकलेगी और धीरे धीरे आके वो इसमें गिर जाएंगे और एटम ख़त्म हो जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं है, यानी कि वो एटम को, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, परमाणु की स्थिरता को नहीं बता पाए।
1 जूल वर्क कब होगा? 1 जूल वर्क तब होगा जब फोर्स 1 न्यूटन लगाया गया है और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर हुआ है, तब 1 जूल वर्क आएगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ mv²। कहता है कि इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अब ग्रेविटेशनल फोर्स में मून और अर्थ दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो धरती इसकी तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि धरती का मास बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, इसकी तरफ बहुत कम एक्सेलरेट होगी, बहुत कम मूव करेगी। क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी सा है। इसमें बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, ये सारी वैल्यू यहाँ पे आपको भरनी थी। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, इधर वाली वैल्यूज़ भर के और इधर वाली वैल्यूज़ भर के दोनों को ऐड करके इक्वल प्रूव करना था। तो वाटर कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 0.9 ग्राम। तो सारी इधर वाली वैल्यूज़ जितनी भी चीज़ें हैं उनका मास और इधर वाली वैल्यूज़ का मास ऐड कर देना है, तो इधर वालों का और इधर वालों का दोनों सेम आना चाहिए। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो जाएगा। तो डाल्टन का ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट करता है? तो डाल्टन ने कहा था कि एटम इज नीदर, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि एटम सबसे छोटा पार्ट है मैटर का जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी सपोर्ट करता है कि जितने एटम्स थे उतने ही रहेंगे, नए नहीं बनेंगे या ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए जो है मास कंजर्व रहेगा।